नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किया गया सम्मानित। पीएम बोले, भारत सेवा प्रधान देश है, मानवता प्रधान देश है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस के नाम का ऐलान। तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस की मोहर। राहुल गांधी ने आरएसएस पर बोला हमला। एक्स पर लिखा, मनुस्मृति थोपना चाहता है संघ, संविधान को खतरा। कोलकाता गैंगरेप का मुख्य आरोपी का टीएमसी कनेक्शन। बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी के साथ तस्वीर की साझा। बंगाल में तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। ईरान, इजरायल और ट्रंप के बीच तेज हुई जुबानी जंग। ईरान ने ट्रंप को बताया इजरायल का रेडी। ट्रंप ने कहा, मैंने खामनेई को मौत से बचाया। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। दिल्ली में आचार्य विद्यानंद महाराज के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 28 जून 1987 को आचार्य विद्यानंद मुनिराज को आचार्य की उपाधि मिली थी। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, बल्कि जैन संस्कृति को विचारों, संयम और करुणा से जोड़ने वाली पवित्र धारा भी थी। आज जब हम उनकी 100वीं जयंती मना रहे हैं तो यह हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है कि भारत सेवा प्रधान देश है, मानवता प्रधान देश है। पीएम मोदी को आज धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक विलक्षण व्यक्तित्व के शख्स हैं और उन्होंने अब तक जो अपनी राजनीति की है उसको हर एंगल से अगर आप देखें तो न सिर्फ उनकी राजनीति में हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान का धर्म, हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने तमाम और हमारे ट्रेडिशंस, वो हमेशा उसको आगे रख के चलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसे मार्क किया जाता है। जब कभी भी वो विदेश जाते हैं, आप देखिए जो भी गिफ्ट्स दिए जाएंगे वो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए होंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, जो हमारी परंपराएं हैं उसको किस तरीके से आगे लेकर के जाते हैं और इस परंपरा को पूरी दुनिया में कैसे जोड़ के रखा जाए। चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया जाते हों, चाहे वो वेस्ट एशिया जाते हों, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप जाते हैं, चाहे अभी आप देखिएगा वो त्रिनिदाद टोबैगो जाने वाले हैं ब्रिक्स की मीटिंग के बाद। आप देखिए कैसे वो हिंदुस्तान की संस्कृति से उस देश को जोड़ेंगे। और इसलिए कई जो बातचीत के दौरान जो बातचीत जो होती है, ये पूरी दुनिया में बहस का एक विषय बना हुआ है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की जनता के अंदर अपनी आइडेंटिटी, अपने संस्कृति, धर्म को लेकर के जो एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है, वो प्रधानमंत्री मोदी को, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, जो तमाम मुख्य प्रधानमंत्री हुए, उससे इनको अलग करता है। कभी आप सोच सकते थे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वो किसी शिव मंदिर में जाता है, ये ललाट के ऊपर पूरा चंदन लगा करके वो पूजा पाठ करता है, चाहे वो राम मंदिर की तस्वीरें हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ की तस्वीरें हो, इसके लिए बड़ा गट्स चाहिए और गट्स से ज़्यादा आपका कमिटमेंट चाहिए। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने साबित किया है और इसलिए ये धर्म चक्रवर्ती की जो उपाधि दी गई है वो बिल्कुल सटीक है। जी, खबरों में अब बात बिहार के चुनावी घमासान की। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर महागठबंधन की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सिर्फ तेजस्वी यादव ही होंगे। अब तक कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट्स पर चुप्पी साध रखी थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष अक्सर इस सवाल को टालते रहे थे, ये कहते हुए कि इसका फैसला बैठक के बाद लिया जाएगा। लेकिन अब पार्टी की CWC के सदस्य और बिहार के अनुभवी नेता अखिलेश सिंह ने औपचारिक रूप से तेजस्वी
तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगाकर इस पर से सस्पेंस खत्म कर दिया है। तेजस्वी यादव को लेकर क्या वाकई में कांग्रेस की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से मोहर लग चुकी है? देखिए, अखिलेश सिंह तो वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। अखिलेश बाबू को आरजेडी का एक एजेंट माना जाता था कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसलिए उनके हाथ से कुर्सी भी ले ली गई। ये तो पूरा जग जाहिर है। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई सीडब्ल्यूसी में फैसला होगा। ये कह रहे हैं कि भाई हमने अभी तक तय नहीं किया है। वो इसलिए तय नहीं किया क्योंकि आप सीटों को लेकर के आप तेजस्वी यादव से कमिटमेंट चाह रहे थे कि जब तक सीटों का फॉर्मूला तय ना हो, क्योंकि जो मामला फंसा हुआ है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच वो ये कि 70 की 70 सीटें जो पिछली बार जो संख्या थी वो संख्या तो रहेगी, और उसके बाद कौन सी सीटें होंगी ये भी कांग्रेस पार्टी तय करेगी। पिछली बार जो हारने वाली सीटें थी वो ज्यादातर सीटें वो कांग्रेस को दे दी गई कि जहां से आप जीत ही नहीं सकते। तो अचानक से अखिलेश सिंह किसके आधार पे बोले? ये घोषणा अगर होनी है तो बिहार कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं या कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हैं या फिर दिल्ली में किसी बैठक या सब चीजों के बाद की जाती तो ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। ये मुझे लग रहा है कि अखिलेश बाबू वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के दबाव में दिया गया ये बयान है, और अगर इस तरह की घोषणा होनी भी थी तो ये घोषणा अगर राहुल गांधी करते, मल्लिकार्जुन खड़गे करते, बिहार के अध्यक्ष के द्वारा किया गया होता, मीटिंग के बाद ही फैसला लिया गया होता, तो वो माना जाता कि ये एक औपचारिक तरीके से बिल्कुल एक ऑफिशियल स्टैंड कांग्रेस पार्टी का है। इसमें डर्टी प्ले की बदबू आ रही है। बिल्कुल। खबरों में आगे का रुख करते हैं। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि आरएसएस भारत में मनुस्मृति को थोपना चाहती है, जबकि कांग्रेस संविधान को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस ने अपना मुखौटा उतार दिया है। वो मनुस्मृति के शासन को थोपना चाहते हैं और भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब संविधान और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक बहस तेज है। आरएसएस के सर कार्यवाहक ने आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को हटाने पर विचार करने की बात कही थी, और इसी बयान के बाद राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने फिर संविधान की दुहाई दी है। देखिए, वो कहते ना, चोर सुनाए धर्म कथा। जो चोर हैं, जिन्होंने संविधान को बदल दिया, वो संविधान के रक्षक हैं, और जिन्होंने संविधान की रक्षा की वो मनुस्मृति थोपना चाहता है। ये राहुल गांधी के दिमाग की ही उपज हो सकती है, और ये तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल, रवीश कुमार जैसे इस तरह के पत्रकार इस तरह के नैरेटिव को लेकर के जाएंगे। हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर एक ही बार हमला हुआ जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी किसने लगाया? तो इंदिरा गांधी ने, यही राहुल बाबा की दादी जी ने। और संविधान की रक्षा करते हुए जेल कौन गए? तो ये बीजेपी वाले, ये समाजवादी, ये तमाम लोग। ये बात अलग है कि जिनके बापों को इंदिरा गांधी ने जेल के अंदर ठूसा, वही आज कांग्रेस पार्टी की दलाली करने में जुटे हुए हैं। ये राजनीतिक अपॉर्चुनिज्म का जो है, अवसरवादिता का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। अरे भाई, 303 सीटें थी तो संविधान बदल गया, संविधान को बदल दिया गया। आप एक बात बता दो कि हिंदुस्तान में आज से पहले, प्रधानमंत्री मोदी सरकार से पहले, उससे ज्यादा सेकुलर और उससे ज्यादा सोशलिस्ट सरकार किसकी रही? कोई बता दे मुझे। ये कैसे पैमाना होगा? ये दाढ़ी टोपी और
मौलवी मौलानाओं को बगल में फोटो खिंचवाने से सेक्युलर हो जाएगा आदमी? सरकार के सेक्युलरिज्म की परीक्षा बस एक है कि आप जो नीतियां लागू करते हो, क्या उसमें सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता। आपको किसी का चेहरा पसंद नहीं है, आपका यह अपना चॉइस हो सकता है। वो आदमी बुरा है या भला है, वो उसके कर्मों से तय होता है, आपके पर्सनल चॉइस से नहीं। ये मूर्खों जैसी बात ये राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे जो कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए कि 10 से 11 सालों में गरीबों के लिए, चाहे वो अनाज देना हो, पैसे देने हो, घर देना हो, टॉयलेट देना हो, किस सरकार ने किया? वो लोग कहते हैं पहले जमाने में, यही अपने आप को सोशलिस्ट सेक्युलर कहने वाले मुसलमानों को तो तुम लोगों ने बर्बाद करके जहन्नुम में डाल दिया। ये तो मुस्लिम कौम ही ऐसी है कि हवाबाजी में फंस जाती है। अदरवाइज तुमने तो 70 सालों में, ये मनमोहन सिंह के द्वारा गठित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि तुमने तो सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लिए और मुसलमानों को मिडिल क्लास से, दलित से भी बदतर पहुंचा दिया। आज का मुस्लिम समाज हिंदुस्तान के दलित से भी बदतर है, इकोनॉमिकली और सोशली, एजुकेशनली, वो हर चीज में। तो ये सेक्युलरिज्म तो अपने पॉकेट में रखो, और ये सोशलिज्म, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, कर दिया क्या? आज इस सरकार के द्वारा गरीबों के लिए जितनी योजनाएं लागू हो रही है, वो भी बिना भ्रष्टाचार के, पैसा सीधे ट्रांसफर हो रहा है गरीबों के अकाउंट में। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हाँ, आपको प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज करना है, करे, उसके लिए तर्क भी हो सकता है, उसके लिए तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन ये सीधे सीधे मनुस्मृति थोप दिया जाएगा। मनुस्मृति पढ़ा है तुमने? राहुल गांधी मनुस्मृति बड़ा, ये वामपंथियों और ये जो सोरोस के दलाल जो अगल बगल इसने पाल रखे हैं, ये इनके कान में कुछ बोल देता है और वही ये काम कर देते हैं। और मैं तो ये उसी बात चैलेंज करता हूं कि मनुस्मृति हिंदी में वो लिख दे तो मैं मान जाऊंगा कि मनुस्मृति के बारे में कुछ मालूम भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में अब बात ममता बनर्जी की। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप पर बंगाल में विरोध प्रदर्शन तेज है। इस घटना ने आरजीकर अस्पताल के रेप मर्डर केस की याद ताजा कर दी। बीजेपी ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने एक आरोपी मनोजित मिश्रा के टीएमसी नेताओं के साथ तस्वीरें साझा की, जिनमें से एक तस्वीर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ है। बीजेपी ने कहा है कि एक बार फिर ममता सरकार आरोपी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। मनोजित मिश्रा टीएमसी का सदस्य है। बंगाल महिलाओं के लिए डरावना सपना बन चुका है और ये पूरी तरह से शर्मनाक है। आरोपी की सीधी पहुंच टीएमसी के सबसे ताकतवर नेताओं के साथ है। टीएमसी का ही आरोपी निकला है। देखिए, हमने तो कल ही कहा था कि ये टीएमसी के यूथ विंग का लीडर है, तो तस्वीरें भी आएंगी। दिक्कत क्या है बात समझने की? रेप कहीं भी हो सकता है, हत्या कहीं भी हो सकती है, क्राइम कहीं भी हो सकता है। दुनिया में कोई ऐसा ना मुल्क है ना समाज है कि जहां क्राइम ना हो। पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर घटना घट जाती है तो फिर सरकार क्या करती है? भाई, दंगे हर जगह होते हैं, दुनिया भर में होता है, अमेरिका में भी देखिए होता है, ब्लैक लाइव्स मैटर में हो। आप करते क्या हैं? सरकार उपद्रवियों के साथ खड़ी हो जाती है, बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है, मर्डर के साथ खड़ी हो जाती है, या प्रॉम्प्टली उसके खिलाफ एक्शन लेती है। ममता बनर्जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि आप बलात्कारियों को बचाते हैं, ये गलत नहीं है, क्योंकि वही वो जोकर जो है कल्याण बनर्जी, कित करने वाला ये जोकर जो पार्लियामेंट का सदस्य है, शर्म की बात है हम लोगों के लिए। वो आकर के एक तरीके से डिफेंड कर रहा है। इतना शर्मनाक बयान वो दे गया। वो आप अगर एमपी, और इनको शर्म नहीं आती, पार्टी के अंदर महिलाएं भी हैं उनके। पिछली बार आरजीकर हुआ, ये अभिषेक बनर्जी मैदान छोड़ के भाग गए क्योंकि उनमें कुछ शर्म बची हुई थी। ये बेशर्म लोग, ये बड़े सांसद बने फिरते हैं। सीधा सीधा बोला नहीं जा सकता कि भाई इसको 1 महीने के अंदर में फांसी पर लटकाओ।
ये बहुत ही जो टीएमसी कर रही है, वो कहते हैं कि चोरी और सीनाजोरी, मेरे पास पावर है, सत्ता है, पुलिस है, हम जो कर ले, हमारे लोग जो कुछ भी कर ले वो सही है। इस वजह से ममता बनर्जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो उनके ऊपर चिपक जा रहा है। लोगों को ये लगने लगा है कि ममता बनर्जी की सरकार में जो बलात्कारी होते हैं, जो मर्डर हो, देखिए आप देखिए, कोई पहली बार तो घटना नहीं घटी। वो संदेश खाली के अंदर में भी यही चीज हुआ, फिर आरजीकर हुआ, फिर ये हुआ, और हर जगह आप जो है लोगों को बचाने में लगे हुए हो। और ये मुझे लग रहा है कि बंगाल की जनता को एक सबक लेने की आवश्यकता है कि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स और हमारी पार्टी का कोई है तो वो हमेशा सही होगा, उसको बचाना ही बचाना है, इस मानसिकता से हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर चीफ मिनिस्टर को दूरी बनानी चाहिए। जी, खबरों के आखिर में बात ईरान और ट्रंप की। ईरान इजराइल के बीच सीज़फायर कभी भी टूट सकता है। दरअसल ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बाद अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि ईरान ने अपनी ताकत से पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि वो किसी से डरने वाला नहीं है। अरागची ने लिखा, महान और ताकतवर ईरानी जनता ने इजरायली शासन को घुटनों पर ला दिया। अब उनके पास केवल अपने डैडी यानी अमेरिका के पास भागने का ही रास्ता बचा था। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने खमनेई के बयान को झूठा बताया और कहा कि ईरान ने इजराइल के साथ जंग नहीं जीती। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि उन्हें यह अच्छी तरह पता था कि खमनेई कहां छिपे थे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि मैंने खमनेई को एक बेहद दर्दनाक और अपमानजनक मौत से बचाया है, उन्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। जिस तरह की जुबानी जंग चल रही है, ये क्या है? देखिए, ये ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि हमने बचा दिया, इजराइल भी कह रहा है हमने छोड़ दिया। ये बात बिल्कुल सही है। वो तो आखिर में खामनाई साहब घुस गए बिल्कुल मांद के अंदर, टनल के अंदर, और छिप गए और सारी दुनिया से कनेक्शन अपना काट लिया। अदरवाइज इनका निपटारा तो हो गया होता। अगर ये बाहर आए होते, जैसे ट्रंप बाहर आ रहे थे, जैसे नेतन्याहू बाहर नजर आ रहे थे, उस युद्ध के दौरान 12 दिनों के अंदर अगर खामनाई बाहर नजर आ गए होते तो इजराइल ने छोड़ना नहीं था। अब जो बयानबाजी ईरान की तरफ से हो रही है उसका पहला कारण समझ लीजिए क्यों हो रहा है। ईरान की सरकार को यह साबित करना जरूरी है कि हमने ईरान को, अमेरिका को हरा दिया, इजराइल को हमने परास्त कर दिया। अगर ये नैरेटिव ईरान के अंदर वो नहीं चला तो ये खतरे में आ जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे। सरकार इनकी गिर जाएगी। जनता इनके साथ नहीं है। जनता इनके साथ इसलिए नहीं है कि आप धर्म, इस्लाम, वाली बात तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई है, जिस तरीके से वहाँ पे देखिए, इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है ये सब लोगों को पता है। सब लोगों को मालूम चलता है कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आपने 700 लोगों को पकड़ लिया, किस लिए? कि भाई ये इजराइल के दुश्मन है। मालूम चल रहा है कि उसमें आधा के आसपास जो है वो जर्नलिस्ट है, वो पत्रकार है, सरकार से सवाल पूछने वाले, सबको इजराइल का दलाल बता करके आपने जेल में डाल दिया। तो आप जितना ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करोगे, आवाज को दबाने की कोशिश करोगे, मामला उतना ही बिगड़ेगा, उतना ही ज्यादा बिगड़ेगा। और इसलिए ये जुबानी जंग रखना और लगातार उस पर कायम और बने रहना, ये ईरान की सरकार की मजबूरी है। और अगर जो लक्ष्मण रेखा है कि ये मालूम चलता है कि आपने फिर से न्यूक्लियर इनरिचमेंट का काम शुरू किया, या फिर हमास या हिजबुल्लाह या हुती को आपने अगर हथियार देना फिर से शुरू कर दिया, तो ये समझिए कि ये पॉज बटन दबा है, ये युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।